बड़ी पुरानी कहावत है, आधा तजे विद्वान सारा तजे गंवार। संकट के समय मूर्ख आदमी अपना सब कुछ खो देता है, जबकि समझदार आदमी आधे को दांव पर लगाकर आधा बचा लेता है। बिलावल भुट्टो ने कर दिया है चीन में जाकर कांड। आपको बता दें, चीन जाने से पहले अमेरिका गया था बिलावल भुट्टो। कौन है बिलावल भुट्टो? विदेश मंत्री है पड़ोस का, जो अभी नया नया बना है कुरैशी की जगह। पहले तो ये समझ में आया था कुरैशी जब भी मुंह खोलता था भारत को फायदा होता था, पर अब ये समझ में आ गया कि बिलावल भुट्टो के पैर जहाँ पे पड़ेंगे वहीं से भारत को फायदा होना शुरू हो जाएगा। रोनी सूरत लिए ये अमेरिका में बिल्कुल विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ इस तरीके से खड़ा है कि अब रोएगा कि तब रोएगा। लेकिन चीन पहुंचकर इसने केक काटा और केक खाने के बाद बड़ा वाला कांड कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा यूरोप अपनी ही चाल में इतनी बुरी तरीके से फंस गया है कि अब भारत के सामने घुटने टेक रहा है और साथ में रूस से भी मदद मांगने को मजबूर हो रहा है। जानेंगे क्या है मामला, कैसे पूरा का पूरा खेल बदल गया इस जियोपॉलिटिक्स का। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता था जैसे कि बिलावल भुट्टो शायद विदेश मंत्री पद की गरिमा को बनाकर रख पाएगा पाकिस्तान का, लेकिन इसके उलट कुछ और ही देखने को मिल रहा है। बिलावल भुट्टो अमेरिका पहुंचा, अमेरिका को बैलेंस करने के लिए। विदेश मंत्री ब्लिंकन से मिला। ब्लिंकन के रिस्पॉन्स से ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज आई है, पाकिस्तान में बहुत परिवर्तन हो गया है तो अमेरिका के लिए बहुत मायने करता है। कोई हाय तौबा नहीं मचा, सिर्फ आपसी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो पहुंच गया चीन। चीन में भले ही बिलावल भुट्टो की स्वागत बहुत अच्छे तरीके से हुई। कहते हैं ना, बकरे को काटने से पहले उसे नहलाते धुलाते हैं और सजाते हैं। ऐसा ही कुछ बिलावल भुट्टो के साथ हुआ। केक वगैरह काटे, बिल्कुल वांगी के साथ गर्मजोशी के साथ मिले। नौबत यहाँ तक आ गई कि अपनी दोस्ती को दिखलाने के लिए बिलावल भुट्टो पुराने एल्बम लेके गए थे कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, मेरे दादा के जमाने की है, मेरी अम्मा के जमाने की है। वो फोटोग्राफ्स भी वो दिखा रहे थे, किसी तरीके से चीन को मना रहे थे, चीन को ये भरोसा दिला रहे थे कि हम आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस क्रम में जब वहाँ से निकलने लगा बिलावल भुट्टो, तो बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दिया। ये जॉइंट स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट को चीन की सरकारी मीडिया ने बिल्कुल हेडलाइन के साथ कवर किया। लेकिन आपको बता दें, दुनिया की बाकी मीडिया हाउसेस ने बिलावल भुट्टो के इस कमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये सोचकर ध्यान नहीं दिया कि अब पाकिस्तान धीरे धीरे अपने आप को इतना ज्यादा गिरा रहा है कि उसकी बात का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है। जहाँ यूएनएससी में बिलावल भुट्टो कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देता है, भारत के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देता है, तो लगे हाथों भारत के प्रतिनिधि धो देते हैं। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये कह देते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। भारतीय प्रतिनिधि की बात तो बिल्कुल सीधे से जाकर लग रही होगी। तो वहीं यहाँ चीन पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि चीन में एक स्टेटमेंट दिया बिलावल भुट्टो ने और ये कह दिया कि चीन पर अगर कोई हमला होता है तो वो हमला माना जाएगा पाकिस्तान पर हुआ है। ये स्टेटमेंट सीजीटीएन ने जैसे का तैसा छाप दिया। हालांकि पाकिस्तान ने उसमें एक वर्ड जोड़ दिया कि अगर चीन के इंटरेस्ट पर हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। अब कोई समझाए इसे कि इस वक्त चीन के इंटरेस्ट पर लगभग आधी दुनिया वार कर रही है, तो क्या तुम आधी दुनिया के दुश्मन बनना पसंद करोगे? और दूसरी बड़ी बात यह है कि तुम्हारी खुद की औकात इस वक्त नहीं है अपनी जनता को खिलाने की और अपने देश में जो गृह युद्ध की शुरुआत हो रही है उसे रोकने की, तो तुम बाकी का क्या करोगे? चीनी नागरिक जो तुम्हारे देश में अंदर है और मारे जाते हैं बलूच विद्रोहियों द्वारा, तुम उस पे कोई एक्शन नहीं ले पाते हो, तो बाकियों की तो छोड़ो। खैर, जहां बिलावल भुट्टो भी अब पाकिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर गिराने पर ही तुला हुआ है। ये इसलिए क्योंकि अब ये जो स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो ने दे दी और चीनी मीडिया
मीडिया ने इसे कवर किया। इसे अमेरिका ने भी बहुत ध्यान से देखा। आपको बता दें, इमरान खान के सत्ता से उतरने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इमरान खान अमेरिका विरोधी हो चुके थे और अमेरिका के विरोध में कई सारे फैसले ले रहे थे। पर अब ऐसा लगता है जैसे बिलावल भुट्टो भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। हाँ, इतना कुछ अगर कहा है बिलावल भुट्टो ने अब, और बदले में बोरे में भर भर कर बिलियंस डॉलर अगर दे देता है चीन, तो कोई बात बनती है, नहीं तो ये अपनी इमेज को गिराना ही हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ मच रहा है तो वहीं दूसरी तरफ असली वाली तबाही और असली वाला युद्ध तो अब शुरू हुआ है। रूस यूक्रेन की लड़ाई में बिना सोचे समझे यूरोप ने, अमेरिका ने प्रतिबंध पे प्रतिबंध थोक दिया रूस के ऊपर। लेकिन यहाँ कहानी एकदम से उल्टी हो गई और बाजी चली आई है रूस के हाथ में भी और भारत के हाथ में भी। यूरोप के पास भारत के अलावे कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि यूरोप अमेरिका सहित पूरी दुनिया में मात्र 70 दिनों के लिए ही बचा हुआ है, जिसके आधार पर जीवन चलने वाला है। ऐसी तबाही इंतजार कर रही है जिस तबाही को पहले कभी नहीं देखा गया था। जिन्हें नहीं पता है वो थोड़ा सा याद कर ले। भारत के पास भी ये मौका है कि भारत यूरोप को और अमेरिका को समझा सके। 1991 में एक घटना हुई थी जब भारत पूरी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। उस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व थे मात्र $5 बिलियन और $5 बिलियन के साथ साथ मंदी इतना छा गई थी कि भारतीय पीएम को IMF का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, मनमोहन सिंह को वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटाना पड़ा था और किसी ने भी हाँ नहीं कहा था। किसी ने हमें लोन नहीं दिया था। जब हम अमेरिका के पास पहुंचे थे तो उन्होंने हमें एक ऐसा गेहूं दे दिया था जो गेहूं वो सुअरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब भारत को अपना गोल्ड रिजर्व इस्तेमाल करना पड़ा था और अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना पड़ा। हाँ, इतना जरूर है कि उस वक्त किसी विपक्षी दल ने और किसी ऐसे नेता ने टांग नहीं खींचा अपने देश की अर्थव्यवस्था का और $5 बिलियन से आज हम करीब $600 बिलियन का फॉरेन रिजर्व रख रहे हैं। पर ये बातें अभी क्यों हो रही हैं? अभी इसलिए हो रही हैं क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन, जिसे कहा जाता था बास्केट ऑफ ब्रेड यानी रोटी की टोकरी, गेहूं का उत्पादन वहाँ बहुत ज्यादा होता था, वो अब सप्लाई नहीं कर पा रहा है। रूस के पास बहुत सारा गेहूं है और इस बार रूस की फसल भी बहुत अच्छी हुई है, पर रूस अब इसे एक कार्ड की तरह खेलेगा। यही डर यूरोप को लग रहा है। यूरोप को भी इस बात की समझ आ गई है कि मात्र 70 दिन का ही गेहूं बचा हुआ है दुनिया भर में। ऐसे में एक खाद्य संकट तो आएगा ही और हमने जो इतने सारे प्रतिबंध लगाए हैं रूस के ऊपर, तो रूस इसका बदला लेगा ही लेगा। ऐसे में अब ये देश चाह रहे हैं कि भारत मदद करे, भारत गेहूं की सप्लाई जारी करे और इस भूखमरी से और आने वाली मंदी से भारत बचाए। वैसे एक बहुत ही साधारण सा उपाय है, लेकिन नाटो और अमेरिका वो साधारण उपाय नहीं करेंगे कि सीधे सीधे इस युद्ध पे विराम लगवाओ और यूक्रेन को बोलो कि इस युद्ध को यहीं पर खत्म करे, ताकि दुनिया भर में जो ये आर्थिक मंदी छा रही है ये चीज न हो। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या रूस इस मौके का फायदा उठाएगा और भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।